तो वेलकम क्लास। शुरू करते हैं नया लेक्चर जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर इससे पहले हमने सेकंड पार्ट के अंदर इंटरवेंशन पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था केएमसी। अब ये थर्ड और लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन का इंक्यूबेटर और रेडिएंट वार्मर। ये दो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन का फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट केएमसी हो गया था, थर्ड है अब इंक्यूबेटर। कि इंक्यूबेट किसी बेबी को हाइपोथर्मिया है तो उसको इंटरवेंशन करना है हमने। इंटरवेंशन कैसे करेंगे? इंक्यूबेटर के अंदर डाल के। तो इंक्यूबेटर सबसे पहले देखिए होता कैसा है। दिस इज द इंक्यूबेटर मशीन। देखिए ये क्या है, एक इंक्यूबेटर मशीन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैनल होता है जहाँ पे अपने को कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। ये ड्रग्स ट्रॉली होती है जिनके अंदर कुछ वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स रखते हैं। ये बेबी है, बेबी को बिल्कुल ऐसे मिरर शीशे के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। पूरी चारों तरफ से बेबी पैक है। दिस इज द बेबी। और इस बेबी को चारों तरफ से पैक किया हुआ है, ठीक है। तो बेबी को बिल्कुल चारों तरफ से सील पैक किया हुआ है कि बाहर की कोई भी एयर ना जाए। और हम अंदर को मशीन के द्वारा, इस इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा बेबी का टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेटर को बोला जाता है ये एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर इज ए टाइप ऑफ क्लोज सिस्टम जो बेबी को प्रोवाइड करता है ह्यूमिडिफाइड हीट। कैसी हीट? मोइस्ट हीट या ह्यूमिडिफाइड हीट। वो हीट जिसके अंदर मॉइस्चर हो, ठीक है। इससे क्या होएगा, मॉइस्चर के साथ ना हीट तो प्रोवाइड होने ही लग रही है। मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करने से बेबी को फायदा है कि बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर से बेबी को वाटर भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये है इंक्यूबेटर, ठीक है। तो इंक्यूबेटर के अंदर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इमेज बेस के अंदर आपको दिख रहा है ऐसे शीशे के अंदर बेबी रखा हुआ है, तो दिस इज इंक्यूबेटर। इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। इट इज ए क्लोज सिस्टम। इट इज ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, विच प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ हीट लॉस। देखो यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर हम इसको पहले से वार्म कर दें तो कंडक्शन से रुक जाए, इवेपोरेशन से इस तरीके से रुकेगा क्योंकि हम पहले ही मोइस्ट हीट प्रोवाइड करने लग रहे हैं। कन्वेक्शन से कैसे रुकेगा? क्योंकि क्लोज एरिया, बाहर की एयर यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। रेडिएशन से कैसे बचेगा? कि इसके चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है वो वार्म बन चुका है, ठीक है। तो इट इज ए क्लोज सिस्टम विच प्रिवेंट all types of heat loss, which prevents all type of heat loss of baby। ये होता है इंक्यूबेटर की डेफिनेशन। इसके अंदर एक चीज हाईलाइट कीजिए, ये है एक क्लोज सिस्टम, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम है जो हर टाइप की हीट लॉस से बेबी को बचाता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो ये हीट प्रोवाइड करता है। हीट भी कैसे? ह्यूमिडिफाइड हीट। साथ में बेबी को ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, साथ में बेबी को लाइट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड हीट भी नहीं, ह्यूमिड ऑक्सीजन कहें तो ज्यादा बेटर होगा, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ठीक है। हीट के लिए हम लिख देंगे टेम्परेचर। हीट मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ह्यूमिडिफाइड एयर प्रोवाइड करेगा, एयर मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और साथ में ये प्रोवाइड करेगा लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोवाइड करने लग रहा है क्या? ह्यूमिडिफाइड मोइस्ट हीट। दिस इज मोइस्ट हीट। तो इसलिए इस मोइस्ट हीट प्रोवाइड करने के लिए की वजह से ही देयर इज लेस चांस ऑफ डिहाइड्रेशन। यहां पे क्या होगा? लेस चांस ऑफ डिहाइड्रेशन। बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन का चांस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मोइस्ट ऑक्सीजन और हीट बेबी को प्रोवाइड होने लग रही है, ठीक है। तो ये चीज होता है इंक्यूबेटर। अब बात करेंगे इंक्यूबेटर के अंदर कि इसके अंदर कितने मोड होते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। तो लिखेंगे मोड ऑफ इंक्यूबेटर।
मोड ऑफ इंक्यूबेटर। ठीक है, देखो मोड होते हैं दो टाइप के इंक्यूबेटर के अंदर, दो टाइप के मोड होते हैं। सबसे पहला जो मोड होता है वो जो सबसे कॉमनली मोस्टली यूज किया जाता है वो होता है सर्वो मोड। ठीक है, सर्वो मोड इज द मोस्टली यूज्ड मोड इन द बेबीज। ठीक है, सर्वो को सबसे पहले ये है मेनली यूज्ड होता है, दिस इज मेनली मोस्टली यूज्ड। और इसको ही क्यों, क्योंकि दिस इज द बेस्ट मोड, ये बेस्ट मोड होता है। सर्वो मोड में होता है क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक टेम्परेचर प्रोब बेबी की स्किन को टच होती है जो सेंस कर लेते हैं कि बेबी का कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली जो अपना इंक्यूबेटर है हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेबी के टेम्परेचर को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली हीट प्रोवाइड करना इज नोन एज सर्वो मोड। ठीक है, तो लिख लेते हैं सर्वो मोड के अंदर क्या होता है, इट सेंस बेबीज स्किन टेम्परेचर, बेबी की स्किन का टेम्परेचर, बेबीज स्किन टेम्परेचर एंड रेगुलेट हीट अकॉर्डिंगली। और उसके अकॉर्डिंगली हीट प्रोवाइड करेगा। टेम्परेचर अगर बेबी की स्किन का कम है तो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कम हीट प्रोवाइड करेगा। और जैसे सपोज करो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है बेबी का, तो ये अपने आप हीट को प्रोवाइड करना भी रोक देगा। ठीक है, दिस इज द सर्वो मोड। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं इट मेंटेन थर्मो न्यूट्रल टेम्परेचर, it maintain thermoneutral temperature। thermoneutral temperature। सर्वो मोड होता है, यहाँ पे हम बेबी को थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब आप पूछोगे थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है? भाई थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे बेबी की बीएमआर और ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल मिनिमम होती है। जैसे सपोज करो आप अपने आप से लो, आपको नींद आ रही है तो आप एसी चला लोगे, तो पहले आप एसी चलाओगे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आपको लगेगी गर्मी, तो आप उस एसी का टेम्परेचर कर दोगे 16 डिग्री पे, तो थोड़ी देर में आपको ठंड लगने लगेगी। ठीक है, तो ठंड लगने लगेगी तो फिर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा के 24 पे सेट कर दोगे, तो 24 को पे आप सेट होने के बाद आपको पूरी रात अच्छे से नींद आएगी, आपकी नींद के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी बॉडी के लिए थर्मोन्यूट्रल है। यहाँ पे ना आपकी हीट लॉस हो रही है, ना आपको हीट बाहर से मिल रही है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर पे बेबी का बीएमआर और ऑक्सीजन डिमांड सबसे मिनिमम हो जाता है। और थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग, हर बॉडी के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर, ये प्रोवाइड करता है थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर। अब बात करते हैं सेकंड मोड की। पहले इसके अंदर ये हाईलाइट कीजिए, एक तो ये मोस्टली यूज्ड मोड है। ठीक है, और इट मेंटेन थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर, ये दो चीज़ आपको हाईलाइट कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड मोड जिसका नाम है मैनुअल मोड। ठीक है, दिस मैनुअल मोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैनुअल मोड के अंदर सर्वो के अंदर तो क्या हो रहा था, एक सेंसर लगा हुआ था बेबी की स्किन पे जो टेम्परेचर को सेंस करके हीट को रेगुलेट कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनुअल पे हम मैनुअली टेम्परेचर को सेलेक्ट करते हैं कि हमने बेबी को 38 डिग्री टेम्परेचर देना है, 37 डिग्री की हीट देनी है, 35 डिग्री की हीट देनी है। यहाँ पे हम मैनुअली सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेट मैन्युअली, यहाँ पे टेम्परेचर को हम मैन्युअली सेट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका नुकसान है, हमने मैन्युअली सेट कर दिया और हमने छोड़ दिया तो ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगा, बेबी को या तो वार्म हो जाएगा या बेबी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, तो नीड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। हम यहाँ पे सेट को जैसे सर्वो मोड पे हम सेलेक्ट करके इंक्यूबेटर को छोड़ सकते हैं, 2-3 घंटे 4-5 घंटे तक छोड़ सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ठीक है,
तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन मैनुअल में अपने को कंटिन्यूस मॉनिटर करनी पड़ेगी कि बेबी को कदे कदे बर्न ना हो जाए, कदे बेबी हाइपोथर्मिया के अंदर ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे लिख लेते नीड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग। ये था आपका मैनुअल मोड। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्यूबेटर? इंक्यूबेटर का पर्पस, तो इंक्यूबेटर का पर्पस क्या है? सबसे पहला जो इंक्यूबेटर का पर्पस है, मेंटेन करना थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर। अब थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे बेबी की बीएमआर और ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल मिनिमम होती है, ठीक है। और थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकता है, 6 महीने के बच्चे के लिए अलग, 6 दिन के बच्चे के लिए अलग, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस जो है, इट मेंटेन थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। यहां पे हम थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अराउंड द बेबी, ठीक है। और ये थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है एट दिस टेम्परेचर बेबी का बीएमआर एंड O2 डिमांड इज मिनिमम, ठीक है। इस टेम्परेचर पे बेबी का बीएमआर और ऑक्सीजन डिमांड मिनिमम होती है, ठीक है। और थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर डिपेंड अपॉन एज वेट ऑफ बेबी, ठीक है। थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर डिपेंड अपॉन एज और वेट ऑफ बेबी। हर एज हर वेट के लिए थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पर्पस। और सेकंड पर्पस क्या है इंक्यूबेटर का? ये प्रोवाइड करता है ह्यूमिडिफाइड हीट और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड ह्यूमिडिटी, इट प्रोवाइड ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है। तो ये हैं दो मेन पर्पस। अब बात करते हैं व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, ठीक है। बेबी अगर इंक्यूबेटर पे है तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब बेबी इंक्यूबेटर पे है, ठीक है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो क्या है, अपने को टेम्परेचर को, बेबी के वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। हमने क्या करना है और क्या करना है, बेबी जो इंक्यूबेटर है उसको भाई मेक श्योर करना है कि वो भाई स्टीराइल रहे। जैसे स्टीराइल कैसे रहे, बेबी जब भी डिस्चार्ज होता है उसको भाई उसको अच्छे से स्टीराइल करे, उसको अच्छे से क्लीन कराए। और जो वाटर जो हम ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो वो स्टीराइल वाटर हो, ठीक है। उसके अंदर कोई भी पैथोजन वगैरह डेवलप ना हो, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं चेक बॉडी सेंसर। सबसे पहले चेक बॉडी टेम्परेचर सेंसर। अपने को सबसे पहला मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हीट को मेजर करना है कि बेबी को ज़्यादा या कम हीट तो नहीं मिल रही है। तो वो कैसे मेजर करेंगे, अपने को चेक करना है कि बॉडी का ऊपर जो सेंसर लगा है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो स्किन से अच्छे से अटैच है या ना है। बेबी कहीं उछलता कूदता इधर उधर करते करते कई बार ये सेंसर उतर जाता है, ठीक है। और एक और खास बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कोई भी अलार्म बजता है ना इंक्यूबेटर के अंदर, तो नर्स को कोई भी अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हर अलार्म पे ध्यान देना है, ठीक है। चेक बॉडी टेम्परेचर सेंसर एवरी 1 आवरली, ठीक है। चेक बॉडी सेंसर एवरी 1 आवरली एंड बॉडी टेम्परेचर, इसको भी 1 आवरली चेक करना है, ओके। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
प्रीहीट इंक्यूबेटर, preheat the incubator before receiving baby. बेबी को रिसीव करने से पहले इंक्यूबेटर को प्रीहीट कर दीजिए, ठीक है, बिफोर रिसीविंग बेबी, ठीक है, ताकि कंडक्शन से बेबी का हीट लॉस ना हो, ठीक है। ओके, ये चीज। थर्ड, कीप बेबी नेक्ड, ठीक है। इंक्यूबेटर में जब बेबी को रखते हैं तो उसे नेक्ड रखना है, कपड़े नहीं पहनाने हैं। लेकिन कपड़े नहीं पहनाने इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नेक्ड रखना है, ओनली डाइपर पहनाना है, ठीक है। सामने लिख लो, ओनली डाइपर, ठीक है, केवल डाइपर जरूर पहनाना है बस, कहीं पे भी इंक्यूबेटर के अंदर ही सुसु पोटी कर दे, ठीक है। तो उसके बाद डिसइंफेक्ट करना है इंक्यूबेटर को एवरी डे, जब भी बेबी का डिस्चार्ज हो, प्लस में एवरी 7th डे, ठीक है। डिसइंफेक्ट द इंक्यूबेटर, डिसइंफेक्ट द इंक्यूबेटर एवरी 7th डे और आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ बेबी। जो भी चीज पहले हो, या तो 7 दिन पहले हो जाए या डिस्चार्ज पहले हो जाए। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो बेबी को दूसरे इंक्यूबेटर में शिफ्ट करो, उस इंक्यूबेटर को पहले डिसइंफेक्ट करो, ठीक है। या बेबी का डिस्चार्ज चाहे 3 दिन में हो चाहे 4 दिन में हो, ठीक है, अपने को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। अगली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज स्टीराइल वाटर, यूज स्टीराइल वाटर, ठीक है, फॉर ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन के लिए केवल और केवल स्टीराइल वाटर का यूज करना है फॉर ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद इफ बेबी हैड फीवर, इफ बेबी हैड्स फीवर, अगर बेबी को फीवर है तो कीप इंक्यूबेटर इन नॉर्मल मूड, ठीक है। इंक्यूबेटर को नॉर्मल मूड पे रखना है, ठीक है। अगर बेबी को फीवर है, नॉर्मल मूड पे क्या होएगा, मिनिमम हीट जनरेट होएगी, ठीक है। ओके, ये थी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग एक और 2 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेते हैं। पहले, प्लेस टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर है उसको कहाँ पे अटैच करना है। अगर बेबी सुपाइन है तो बेबी के एब्डोमेन पे, और अगर बेबी प्रोन है तो बेबी के फ्लैंक रीजन के अंदर। फ्लैंक रीजन वहां पे जहां पे किडनीज होती है, ठीक है। प्लेस टेम्परेचर सेंसर इफ बेबी अगर सुपाइन है तो एब्डोमेन पे, और वहीं बेबी अगर प्रोन है तो फ्लैंक रीजन पे अटैच करना है अपने को, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर। ओके, अब लास्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अलार्म शुड बी इग्नोर्ड। कोई भी अलार्म अपने को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और एक और बात, नो नीड फॉर बाथिंग, नो नीड फॉर बाथिंग ड्यूरिंग इंक्यूबेटर स्टेज। जब बेबी इंक्यूबेटर पे है तो उस टाइम पे बात कराने की बेबी को जरूरत नहीं है, जितने दिन तक भी बेबी इंक्यूबेटर के अंदर है, क्योंकि बात कराएंगे और बेबी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। ओके, ये था आपका इंक्यूबेटर। अब थर्ड जो आएगा वो है रेडिएंट वार्मर। थर्ड लिखिए, रेडिएंट वार्मर।
रेडिएंट वार्मर कैसा होता है, एक बार इमेज देख लेते हैं। देखिए देखिए, दिस इज द रेडिएंट वार्मर, दिस इज द रेडिएंट वार्मर। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, रेडिएंट वार्मर के अंदर यहाँ पे बेबी लेटाया हुआ है, दिस इज द बेबी, और दिस इज द हीट, यहाँ से ऐसी हीट नीचे की तरफ आने लग रही है, ठीक है। ये रेडिएंट वार्मर, यहाँ पे बल्ब्स, हीटिंग बल्ब्स लगे हुए हैं ऊपर, और ये हीट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बेबी की तरफ आने लग रही है, ठीक है। दिस इज द रेडिएंट वार्मर, दिख रहा है। इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम, जहां पे ऊपर हीटिंग लैंप्स लगे हुए हैं, वहां से बेबी के ऊपर से नीचे की तरफ हीट आती है, ठीक है। यहाँ पे केवल रेडिएशन हीट से लॉस प्रिवेंट करते हैं, और कन्वेक्शन से तो नहीं बचा पाते। कंडक्शन के लिए से हम इस तरीके से बचा सकते हैं, कंडक्शन और रेडिएशन, केवल कंडक्शन और रेडिएशन हीट लॉस से बचाते हैं। कंडक्शन से कैसे, हम पहले ही प्री वार्म कर देते हैं रेडिएंट वार्मर को, और रेडिएशन हीट लॉस से ये अपनी हीट को नीचे की तरफ दे के बचाता है बच्चों को, ठीक है। दिस इज द रेडिएंट वार्मर, लिख लेते हैं। इट इज अ ओपन सिस्टम, इट इज अ ओपन सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम है। सबसे पहली बात तो इट इज अ ओपन सिस्टम विच प्रोवाइड हीट from above using infrared heaters, ठीक है, यूजिंग इंफ्रारेड हीटर्स, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यूज टू कीप बेबी वार्म, यूज टू कीप बेबी वार्म। सबसे पहले तो इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप इस इमेज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो यूज टू कीप बेबी वार्म कब, जब जैसे ही बेबी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होते ही बेबी को हमेशा हम रेडिएंट वार्मर के नीचे ही रखते हैं, और रेडिएंट वार्मर के नीचे रखने से पहले रेडिएंट वार्मर को मैनुअल मोड पे ऑन करके उसको पहले से हीट कर देंगे उस एरिया को, ताकि बेबी गर्म सरफेस के ऊपर रखा जाए, ठीक है। और या कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बेबी का रेसस्किटेशन करना है, तो तब भी बेबी को रेसस्किटेशन के टाइम पे हम रेडिएंट वार्मर के नीचे ही रखते हैं। तो यूज टू कीप बेबी वार्म जस्ट आफ्टर बर्थ, और एनी हेल्थ कंडीशन, या कोई हेल्थ कंडीशन हो, तो उस टाइम पे हम बेबी को वार्म करने के लिए रखेंगे रेडिएंट वार्मर के नीचे, ठीक है। रेडिएंट वार्मर, थर्ड पॉइंट, ठीक है। इट रेडिएट हीट्स डाउनवर्ड, it radiates heat downward, it radiates heats downward, ठीक है। and temperature probe is attached on baby skin to monitor temperature, ठीक है। तो ये क्या करता है, हीट को डाउनवर्ड रेडिएट करता है, और बेबी की स्किन पे टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, जिससे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। सेम इसके अंदर भी दो ही मोड होते हैं, एक मैनुअल मोड, एक सर्वो मोड। मैनुअल मोड के अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर को खुद से कंट्रोल करते हैं। सर्वो मोड के अंदर क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं स्किन के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंगली हीट रेगुलेट होती है। बेबी का टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बेबी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है।
कम कम टेम्परेचर तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस, ज्यादा टेम्परेचर तो कम हीट प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। तो दिस इज द रेडिएंट वार्मर। इसके अंदर बात कर लेते हैं मोड, सेम दोनों मोड। सबसे पहला मोड है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड ज्यादातर यूज किया जाता है रेसस्किटेशन के टाइम पे, और पहले रेडिएंट वार्मर को प्री वार्म करने के लिए, ठीक है। मेनली दो टाइम पे यूज किया जाता है, बेबी का रेसस्किटेशन करना है या बेबी को रिसीव करना है, तो रिसीव करने से पहले रेडिएंट वार्मर को प्री वार्म किया जाता है। यहां पे क्या होता है, गिव हीट एट फिक्स टेम्परेचर। यहां पे हम फिक्स टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करते हैं। यूज्ड ड्यूरिंग resuscitation and used during resuscitation and initial period to pre-warming, ठीक है। टू प्री वार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। प्री वार्मिंग के लिए यूज किया जाता है मैनुअल मोड, ठीक है। दिस इज, लेकिन मैनुअल मोड में सही बात है, इसके साथ एक रिस्क भी लेके आता है। ओवर हीट हो जाए तो बर्न हो सकता है, और कम हीट पे हम सेलेक्ट कर दें तो बेबी को हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग, रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग एंड बर्न, ठीक है। मैनुअल मोड के अंदर ओवर हीटिंग और बर्न का रिस्क होता है, इसीलिए अपने को क्या करना होता है, टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है मैनुअल मोड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए चेक टेम्परेचर यहां पे सामने लिख लेते हैं, चेक टेम्परेचर एवरी 15 मिनट्स पे, ठीक है। रेडिएंट वार्मर के अंदर हर 15 मिनट पे चेक करना है, अगर रेडिएंट वार्मर मैनुअल मोड पे है, ठीक है। अगर रेडिएंट वार्मर मैनुअल मोड पे है तो अपने को चेक करना है टेम्परेचर एवरी 15 मिनट्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मोड, जो है सर्वो मोड, जिसको बेस्ट मोड और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड बोला जाता है, सर्वो, ठीक है। सर्वो मोड, ठीक है। ये दिस इज द बेस्ट मोड और दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मोड, ठीक है। सर्वो मोड होता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है और सबसे बेस्ट मोड होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेम भाई, बेबी की स्किन के ऊपर सेंसर लगे होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और रेडिएंट वार्मर अकॉर्डिंगली हीट जनरेट करता है, ठीक है। लिख लेते हैं सेंस बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेट हीट अकॉर्डिंगली, रेगुलेट करता है हीट को, ठीक है। यहां पे अपने को क्या ध्यान रखना है, यहां पे सेंसर्स का ध्यान रखना है कि सेंसर स्किन से डिटैच ना हो जाए, स्किन से अलग ना हो जाए, ठीक है। तो लिखे लुक फॉर टेम्परेचर प्रोब या सेंसर एवरी आवर, हर आवर अपने को चेक करना है कि टेम्परेचर प्रोब या सेंसर डिटैच तो नहीं हो गए, अलग तो ना हो गए स्किन से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडिएंट वार्मर के अंदर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग रेडिएंट वार्मर, ठीक है। सबसे पहले तो रेडिएंट वार्मर में एक टाइम पे एक बच्चा रखना है, ठीक है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 बेबी एट 1 टाइम, ठीक है। एक टाइम पे रेडिएंट वार्मर के नीचे एक ही बच्चा होना चाहिए। सेकंड, वही डिसइंफेक्ट करना है इसको, डिसइंफेक्ट
रेडिएंट वार्मर एट एवरी 7th डे, हर 7वें दिन पे रेडिएंट वार्मर को डिसइंफेक्ट करना है। और डिसइंफेक्ट भी पूछ ले किस तरीके से करना है, किस सॉल्यूशन से करना है, तो फंडा में आपने पढ़ा होगा 2% ग्लूटरएल्डिहाइड बाई 2% ग्लूटरएल्डिहाइड। ग्लूटरएल्डिहाइड के द्वारा अपने को करना है डिसइंफेक्ट। ठीक है, अगला रेडिएंट वार्मर हैज हाई रिस्क ऑफ इवेपोरेशन हीट लॉस। ठीक है, रेडिएंट वार्मर के अंदर हाई रिस्क होता है इवेपोरेशन हीट लॉस का। कैसे? बेबी जैसे ही डिलीवर होता है तो बेबी की बॉडी पहले ही वेट होती है। वेट होने के बाद उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे वो रखेंगे तो रेडिएंट वार्मर के द्वारा क्या होएगा, सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगी हीट। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ये ड्राई हीट प्रोवाइड करता है, वहीं इनक्यूबेटर मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रेडिएंट वार्मर हैज हाई रिस्क ऑफ इवेपोरेशन हीट लॉस। अगला लिख लेते हैं, असेस टेम्परेचर। रेडिएंट वार्मर के अंदर टेम्परेचर को एसेस करना है एवरी 1 से 2 आवरली, एवरी 1 से 2 आवरली। ठीक है, इन सर्वो मोड। और अगर 1 से 2 आवरली के अंदर भी अगर आपको चॉइस करनी हो तो हम करेंगे 1 आवर को चॉइस। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, इन सर्वो मोड। ये था आपका रेडिएंट वार्मर कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इफ हीट प्रोडक्शन become 0 in servo mode, सर्वो मोड पे है रेडिएंट वार्मर और उस वहां पे क्या हुआ है, हीट प्रोडक्शन 0 हो गई है, तो उस टाइम पे आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होएगा? नेक्स्ट एक्शन इज, एक बेबी को हमने सर्वो मोड पे रखा है रेडिएंट वार्मर के नीचे और सर्वो मोड पे हीट प्रोडक्शन अब 0 हो चुकी है, तो अपना नेक्स्ट एक्शन क्या होएगा? पहला ऑप्शन, उसको रीस्टार्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, बेबी शुड रिमूव्ड। तीसरा ऑप्शन, स्टार्ट मैन्युअली। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एक बेबी रेडिएंट वार्मर के नीचे है और वहां पे हीट प्रोडक्शन सर्वो मोड पे था और सर्वो मोड पे हीट प्रोडक्शन 0 हो चुकी है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर्वो मोड पे हीट प्रोडक्शन 0 हो गया तो सर्वो मोड को रीस्टार्ट करेंगे या बेबी को निकाल लेंगे या मैनुअल मोड पे रेडिएंट वार्मर को स्टार्ट करेंगे। देखो पहली बात तो मैनुअल मोड पे तभी स्टार्ट करते हैं जब प्री वॉर्म करना हो और बेबी को रेसस्किटेशन करना हो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, या बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है। ठीक है, फिर ए ऑप्शन है रीस्टार्ट। भाई रीस्टार्ट हम करेंगे क्यों? रीस्टार्ट करने जब पहले ही सर्वो मोड चल ही रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, बस वहां पे क्या हो रहा है, हीट जनरेशन ही तो कम हुई है, रुक गई है एकदम से भी नहीं बोला है, यहाँ पे केवल हीट प्रोडक्शन 0 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी शुड बी रिमूव, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेबी को निकाल लेंगे क्योंकि बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल आ चुका है। अगर एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है ना कि हम चेक करेंगे टेम्परेचर प्रोब को, तो हम टेम्परेचर प्रोब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वरना यहाँ पे हम रीस्टार्ट कभी नहीं करेंगे, मैनुअल मोड पे कभी भी नहीं करेंगे जब तक कि एसआर के ऑर्डर ना हो। ठीक है, तो ये था आपका सर्वो मोड, ये था आपका रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर के अंदर आप इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इनक्यूबेटर के अंदर भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके से हम
रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो अब एक सीजर होता है फिब्राइल सीजर, इसके अंदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिब्राइल सीजर एक टॉपिक है छोटा सा, फिब्राइल सीजर, ठीक है। फिब्राइल सीजर क्या है? एक सीजर का टाइप है जब बेबी का फीवर ब्रेन तक पहुंच जाता है ना, जब बेबी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो फीवर ब्रेन तक पहुंच जाए, तो उस टाइम पे होता है जो सीजर बेबी के अंदर आते हैं ना फीवर की वजह से, तो उनको बोलते हैं दीज सीजर आर फिब्राइल सीजर। इसकी डेफिनेशन पहले लिखिए, ए टाइप ऑफ सीजर दो तीन एमसीक्यू आए थे नोट सेट के अंदर इसके अंदर से, ठीक है। तो अ टाइप ऑफ सीजर डेट हैपन्स, a type of seizure that happens in baby, ठीक है, that happens in baby when he had fever, ठीक है। एक ऐसे सीजर जिनके अंदर फीवर की हिस्ट्री हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ए टाइप ऑफ सीजर डेट हैपन्स इन बेबी व्हेन ही हैड फीवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेबी को फीवर इतना ज्यादा था कि फीवर ने माइंड को, ब्रेन को अफेक्ट करा, जिसकी वजह से बेबी के अंदर सीजर आने शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे सीजर किस वजह से आए हैं, बेबी के अंदर फीवर होने की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी सीजर का, वैसे सीजर का नॉर्मली रीजन होता है कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे केवल फीवर की वजह से सीजर आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे साथ में ये लाइन भी ऐड कर लो, अ टाइप ऑफ सीजर दैट हैपेंस इन बेबी व्हेन ही हैड फीवर विदाउट एनी ब्रेन इन्फेक्शन, विदाउट एनी ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन के बगैर, ब्रेन इन्फेक्शन के बिना सीजर आ जाना, ठीक है। सीजर का कारण यहाँ पे क्या है, फीवर, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले ये किस एज के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 6 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चों के अंदर, 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों के अंदर देखा जाता है। और इसके अंदर भी अगर पीक पूछे ना कि सबसे ज़्यादा ये कौन सी एज ग्रुप के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है 1.5 साल के बच्चे के अंदर, 18 मंथ, ठीक है। पीक होता है 18 मंथ, पीक 18 मंथ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करा जाए इसका कोज क्या होता है, कोज के अंदर आपको डायरेक्टली नाम से ही पता लग रहा है, फिब्राइल यानी फीवर, ठीक है। इसका कोज होता है फीवर, तो सडन राइज इन टेम्परेचर, यानी एकदम से तेज बुखार चढ़ जाना जिसकी वजह से सीजर शुरू हो जाते हैं, सडन राइज इन टेम्परेचर। अब बात करा जाए इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। इसके टाइप देखो 2 ही होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल क्या होता है, जहां जो केवल 15 मिनट्स तक चले, ठीक है, विद इन 15 मिनट्स खत्म हो जाए। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो 15 मिनट से ज्यादा टाइम तक चले, ठीक है। तो सिंपल के अंदर लिख लेते हैं लास्ट लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्या है, लास्ट मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। और जो सिंपल होता है दिन में एक बार ही आएगा, यानी ओडी, वंस ए डे। और वहीं जो कॉम्प्लेक्स होता है मोर देन वंस आएगा, मोर देन वंस अ डे, एक दिन में एक से ज्यादा बार आएगा कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीजर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। क्या सॉरी सिस्टम नहीं, सिम्टम,
इसके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को अपने को मिलते हैं। तो सिम्टम जैसे नॉर्मली सीजर के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वही सेम इसके अंदर होते हैं, जैसे आई रोलिंग हो गई, जर्किंग मूवमेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, फीवर। ठीक है, तो लिख लेते हैं सिम्टम के अंदर आई रोलिंग, जिटरनेस यानी जर्किंग मूवमेंट्स, ठीक है, जर्किंग मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, बेबी को फीवर देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, फीवर होएगा, जर्किंग मूवमेंट होएगी, आई रोलिंग होएगी और फ्रोथी सिक्रीशंस आएगी, फ्रोथी सिक्रीशंस देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात कर रहे हैं केवल इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट और इसका कोज क्या है, फीवर है, और मैनेजमेंट अपने को करना, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक बार हाईलाइट्स जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। एक तो कोज हाईलाइट है और एक है इसके अंदर मैनेजमेंट। इन दो चीजों को अपने को याद रखना है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर अगर सिंपल सीजर है ना, सिंपल क्या, वो सीजर जो 15 मिनट तक चलता है और दिन में एक बार आता है, तो उसका मैनेजमेंट बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल का मैनेजमेंट भी सिंपल है। सिंपल का मैनेजमेंट क्या है, पीसीएम दे दो, बस बात खत्म, यही मैनेजमेंट है। कॉम्प्लेक्स का मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप याद ना कर पाओ। ठीक है, बात करें कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मिडाजोलाम दे देंगे, मिडाजोलाम। ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा, न्यूरोलॉजिकल ड्रग है। ठीक है, सेडेशन के लिए यूज होती है। मिडाज के अंदर आपको वैसे तो इतना डीपली आता नहीं है, इसकी डोज अगर कोई पूछ ले तो लिख लेते हैं 0.2 mg पर kg। ठीक है, और फिर अगर कोई पूछ ले, हाँ रूट पूछ सकता है कि किस रूट से देंगे, तो ये देंगे बक्कल रूट से। ठीक है, बक्कल या नेजल रूट से। ठीक है, और सीधी बात है, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो ये है मिडाजोलाम, बक्कल या नेजल रूट, ये है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। फिब्राइल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मिडाजोलाम। ठीक है, बक्कल रूट या नेजल रूट से देंगे हम मिडाजोलाम। अब पहले ही तो ड्रग ऑफ चॉइस है मिडाजोलाम, अगर मिडाजोलाम ना हो तो हम देते हैं डाइजीपैम। डाइजीपैम आपने जरूर नाम सुना होगा। डाइजीपैम की जो डोज होएगी 0.5 mg पर kg के हिसाब से डोज देंगे, और इसको देंगे हम रेक्टल, वाया रेक्टल रूट। ठीक है, और इसके अंदर आपको याद रखना है केवल इसका रूट, कि अगर एमसीक्यू ऐसे आएगा कि एक बेबी को फिब्राइल सीजर है, उसको हम डाइजीपैम ड्रग दे रहे हैं, तो किस रूट से देंगे, तो डाइजीपैम के लिए रूट होएगा रेक्टल रूट। ठीक है, तो ये था आपका हाइपोथर्मिया का लास्ट टॉपिक कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर द क्लास।